India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। स्थानीयों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण मामले पर हरियाणा सरकार को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट का स्टे रद्द किया। हाई कोर्ट को 1 महीने में फैसला करने को कहा। बैंक की वसूली कार्रवाई के खिलाफ घर खरीदार रेरा प्राधिकरण जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेरा सरफेसी कानून पर प्रभावी रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ट्रिब्यूनलों में रिक्तियों के मसलों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। कहा अवमानना के लिए अधिकारियों को जेल भेजना समस्या का समाधान नहीं। हसन से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द। रेवन्ना की जीत को दी गई चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस कानून के संचालन पर रोक लगा दी जिसमें 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने रोक के आदेश के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और हाई कोर्ट से 1 महीने के भीतर मामले का अंतिम रूप से फैसला करने का अनुरोध किया। हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 1 महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हरियाणा राज्य की ओर से पेश होते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप किया जाना चाहिए कि उसने कोई कारण दर्ज नहीं किया है और इसने कानून की संवैधानिकता के अनुमान की अनदेखी करते हुए कानून के चल रहे क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। नियोक्ता संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डोमिसाइल के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला कानून बनाने के लिए विधायिकी के पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है क्योंकि ऐसा कानून संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए शून्य होगा। हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75% आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को रोक लगाई थी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। अगर नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार का 75% आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। ये कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। याची ने कहा कि ये कानून योग्यता के आधार पर रिहायश के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की पद्धति को शुरू करने का प्रयास है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके बाद इस फैसले को हरियाणा सरकार ने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हरियाणा सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों की रोजगार अधिनियम 2020 के 6 नवंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था।
इसके तहत निजी क्षेत्र की 30,000 रूपए से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने की बात है। ये अधिनियम 15 जनवरी 2022 से प्रभावी होने वाला था। ये कानून सभी कंपनियों, समितियों, ट्रस्टों, LLP फर्म, साझेदारी फर्मों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी नियोक्ता पर लागू होता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके स्वामित्व वाले किसी भी संगठन को शामिल नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण या रेरा सरफेसी अधिनियम पर प्रभावी होगा। ऐसे में अब बैंक की वसूली कार्रवाई के खिलाफ घर खरीदार रेरा प्राधिकरण जा सकते हैं। ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदार के हक में अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि अगर गिरवी रखने के दौरान बैंक बिल्डर की परियोजना पर कब्जा करता है तो घर खरीदार रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण बैंक या रेरा से शिकायत कर सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट के सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य ने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ कोई निर्देश जारी करने के लिए रेरा के अधिकार पर सवाल उठाया था, जो संपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज का दावा करता है, क्योंकि रेरा केवल एक प्रमोटर, आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ निर्देश जारी कर सकता है और बैंक इनमें से कोई भी संस्था नहीं है। रेरा बैंक के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर विचार नहीं कर सकता है। रेरा और सरफेसी अधिनियम में प्रमोटर, असाइनी आदि जैसे शब्दों की परिभाषाओं का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस समय बैंक धारा 13 की उपधारा 4 के तहत किसी भी ऐसे उपाय का सहारा लेता है, उधारकर्ता के अधिकार के वैधानिक हक की रक्षा करता है। कोर्ट ने कहा है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम चटर्जी बनाम भारत संघ के मामले में कहा था, रेरा और सरफेसी अधिनियम के बीच संघर्ष की स्थिति में रेरा में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। रेरा उन मामलों में उधारकर्ता और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच लेन-देन के संबंध में लागू नहीं होगा, जहां अधिनियम की शुरुआत से पहले संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित हित बनाया गया है। यदि बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) में निहित प्रावधानों में से किसी का सहारा लेता है, तो रेरा प्राधिकरण के पास एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा बैंक के खिलाफ एक सुरक्षित लेनदार के रूप में शिकायत पर विचार करने का अधिकार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर SLP को खारिज करते हुए जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि यह हाईकोर्ट के विचार से पूरी तरह सहमत है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून उस मामले में लागू होगा जहां रेरा प्राधिकरण के समक्ष कार्रवाई घर खरीदारों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण विनियम 2017 के विनियमन 9 की वैधता को भी बरकरार रखा था। इसने माना कि अधिनियम के तहत दायर शिकायतों को तय करने के लिए रेरा के एकल सदस्य में शक्तियों का प्रत्यायोजन अन्यथा अधिनियम की धारा 81 से प्रवाहित होता है और इस तरह के प्रत्यायोजन को विनियम 9 की अनुपस्थिति में भी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इन निष्कर्षों से सहमत था। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने गुरुवार को दोहराया कि शीर्ष अदालत देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों से संबंधित याचिका पर विचार करेगी। CJI ने हालांकि कहा कि न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति न होने पर सरकारी अधिकारियों को अदालत की अवमानना के आरोप में जेल भेजना समस्या का समाधान नहीं होगा। कोर्ट ने बुधवार को देश भर के न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को भरने के लिए केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि नौकरशाही इस मुद्दे को हल्के में ले रही है। हमें NCLT मामलों आदि के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों के कार्यकाल और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करते हुए संसद द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 भी आपसी तनाव का मुद्दा बनता रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान CJI ने अटॉर्नी जनरल से कहा था कि पिछली बार आपने कहा था कि नियुक्तियों में हो रही है और दूसरी तरफ ट्रिब्यूनल्स के पद भी सेवानिवृत्ति की वजह से खाली भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार भर्तियों को लेकर गंभीर है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने CJI को बताया कि इस मामले पर वो सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे। CJI रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ अक्सर न्यायाधिकरणों के प्रति उदासीन रवैये के लिए सरकार की खिंचाई करती रही है।
वहीं कर्नाटक के हसन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। दरअसल 2019 के हसन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना की जीत को जी देवराजेगौड़ा के कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने देवराजेगौड़ा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जी देवराजेगौड़ा की अपील को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ए मंजू की याचिका पर और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अन्य मामलों में निर्वाचित उम्मीदवार और प्रतिवादी से संबंधित हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करते हैं और मामले को अन्य याचिका के साथ विचार करने के लिए भेजते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया, शर्तों में अपील की अनुमति है। प्रज्वल रेवन्ना ने 2019 में हासन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। देवराजेगौड़ा ने याचिका में कहा कि उसकी चुनाव याचिका को हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को लेकर खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता देवराजेगौड़ा हासन जिले के कर्नाटक विकास कार्यक्रम निरीक्षण समिति के पूर्व सदस्य और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व राज्य महासचिव होने के कारण प्रज्वल को मैदान में उतारने से व्यथित थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि चुनाव याचिका को खारिज करने से संसद में एक ऐसे प्रतिनिधि के बने रहने का जोखिम होगा जिसे अधिकतम वैध वोट नहीं मिले हैं। अपीलकर्ता ने दावा किया कि रेवन्ना को मिले वोट वैध नहीं है, इसलिए उन्हें संसद में सच्चा प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। अपीलकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के चुनाव के परिणाम को शून्य घोषित करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उत्तर प्रदेश की हड़ताल कर रहे उन वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिन्होंने 5 फरवरी 2020 से 5 जनवरी 2022 तक के बीच हर तारीख को लगातार काम से परहेज किया था। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने ये असाधारण आदेश देखने के बाद जारी किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों द्वारा की गई हड़ताल को अवैध माना है और निर्देश दिया कि वकीलों के कहने पर न्यायिक कार्य को रोका और बाधित नहीं किया जा सकता। अनिवार्य रूप से एक ओम प्रकाश ने अपनी अवमानना याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसमें कहा गया था कि बुदनपुर जिला आजमगढ़ में तैनात तहसीलदार शक्ति सिंह 10 जनवरी 2020 को अदालत के रिट आदेश का पालन करने में विफल रहे थे। जब अदालत ने अवमानना आवेदन के साथ दायर आदेश पत्र पर विचार किया तो ये पता चला कि वकीलों ने 5 फरवरी 2020 से 5 जनवरी 2022 तक हर तारीख को लगातार काम से दूर रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि एक भी अवसर पर तहसील बुधनपुर जिला आजमगढ़ में वकीलों ने अदालत को आगे बढ़ने और न्यायिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी थी। दरअसल तहसीलदार के विरोध में करीब 70 से 75 वकील 2 साल तक काम से परहेज करते रहे। अदालत ने कहा कि विरोधी पक्ष के खिलाफ अवमानना की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि वो तथ्य के कारण गलती नहीं है कि तहसील बुधनपुर में वकील अदालत को ठीक से काम करने की अनुमति नहीं दे रहे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जहां रिट कोर्ट द्वारा यूपी राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई के समापन के लिए परमादेश जारी किया जाता है, शीघ्रता से आदेशों का पालन नहीं किया जा सकता। इस तथ्य के कारण ज्यादातर तहसीलों में वकालत करने वाले वकील अदालत को नियमित रूप और सुचारू रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वो तहसील बुदनपुर आजमगढ़ में हड़ताली वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें ताकि न्यायिक कार्य बाधित न हो और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का समय के भीतर अनुपालन किया जा सके। बात अब केरल उच्च न्यायालय की, जिसने एक मां को बरी कर दिया जिसे एक निचली अदालत ने अपने इकलौते बच्चे 9 वर्षीय लड़के की हत्या के लिए दोषी ठहराया था। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि जांचकर्ताओं ने केस की जांच सही तरीके से नहीं की और गलत निष्कर्ष निकाले। इस मामले में मां पर अपने पति से बदला लेने के लिए भीषण कृत्य करने का आरोप लगाया गया था और बिगड़ती और अपमानजनक वैवाहिक जीवन को साझा भी किया गया था, लेकिन कोर्ट ने महसूस किया कि केवल इस कारण से मकसद का आरोप अनुचित होगा। अदालत ने इस तथ्य पर कड़ी आपत्ति जताई कि ट्रायल कोर्ट ने मां को दोषी ठहराते हुए आत्महत्या के प्रयास से बचने वाली मां के डाइंग
डिक्लेरेशन पर भरोसा किया। मां आत्महत्या की कोशिश के बाद बच गई थी। न्यायालय ने घोषणा की कि जब मृत्यु से पहले डिक्लेरेशन सच में बदल जाती है तो न्यायिक अधिकारियों की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा से निर्धारित लाभकारी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वकील ने उस तरीके पर हमला किया जिसमें निचली अदालत ने धारा 311 के तहत शक्ति का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जब मामला निर्णय के लिए पोस्ट किया गया था तो इसे फिर से खोल दिया गया था और 2 गवाहों को समन जारी किया गया था। न्यायालय द्वारा विचार किया गया सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि क्या इस मामले में न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति एक मृत्युकालीन घोषणा थी या एक स्वीकारोक्ति कोर्ट से घोषणा की मौजूदा मामले में धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का आवाहन कानून के हिसाब से सही नहीं था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने में विफल रहा और सत्र न्यायाधीश ने तथ्यों के मार्शलिंग और साक्ष्य की जांच में गलती की थी, इसलिए हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने कहा कि एक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कम से कम एक बुनियादी सबूत पेश करने से छूट नहीं है। चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने कहा, याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए सहायक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। यहां तक कि एक जनहित याचिका में भी याचिकाकर्ता को अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कम से कम एक बुनियादी सबूत पेश करने से छूट नहीं है। मौजूदा जनहित याचिका लखपत ओला नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार के कुछ अधिकारियों ने सार्वजनिक कार्यों के अनुबंधों में अनियमितता करके जनता के धन का गबन किया है। आरोपों में सीकर में एक गौरव पथ के निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमित भुगतान भी शामिल है, जिसके दौरान याचिकाकर्ता के अनुसार अधिनिकृत रूप से भुगतान किया गया था। अदालत ने कहा कि जब सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के आरोपों की बात आती है तो वो निश्चित रूप से आरोपों को गंभीरता से लेगी और उनसे सावधानी से निपटेगी। अदालत ने कहा कि किसी भी सहायक सामग्री के बिना, विशेष रूप से जब सरकार द्वारा दायर जवाब को याचिकाकर्ता के सभी दावों को कवर करता है तो इनकार करता है, निर्विवाद है। अदालतें इस जनहित याचिका को और आगे ले जाने का प्रस्ताव नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि जवाब दाखिल करने के 2.5 साल बाद से याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाब में किए गए किसी भी दावे पर विवाद करते हुए कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। विशेष रूप से राज्य के अधिकारी उपस्थित हुए और याचिकाकर्ता के प्रत्येक आरोप से निपटने के लिए एक उत्तर दायर हुआ और आवश्यकता के मुताबिक अतिरिक्त काम किया गया था और भुगतान किया गया था। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.